बेहतर है बेटा जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतना मास्क का यूज़ करें। और नीचे वॉशरूम जब जाते हैं तो भी थोड़ा ध्यान रखिए कि आप बहुत ज़्यादा भीड़ न करें। आप कैंटीन में खड़े होते हैं तो भी बहुत ज़्यादा भीड़ न करें। आप क्लास में बैठे तब भी थोड़ा डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जब आपके पास बैठने के लिए जगह है यहाँ पर आप आराम से, तो आप इतना पास पास क्यों बैठते हैं? जैसे बेटा आप चाहो तो थोड़ा इधर बैठ सकते हो, बैग को इधर रख लो, आप इधर। इतनी समझदारी बेटा सभी में हो जाए तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। तो क्या बेटा? अच्छा, आपको दिखता नहीं इसलिए आपने इनको कहा कि इधर बैठो। तो करना पड़ेगा, आप क्या करें उसके लिए। देखिए क्लास अपनी लाइव क्लासेस से ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाए उससे तो बेहतर है कि कुछ चलता रहे। आप हमारी भी दिक्कत सोचिए बेटा कि हमें भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को जवाब देना है, और हमारी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ये सब चीज़ें मेंटेन करें जहाँ तक पॉसिबल हो। या तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि इस क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड करें, और देखिए हम क्या करते हैं इसके लिए। तो बेटा हमने टाइम हुआ है 8:31। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन बच्चों। सारी बातें हो रही थी फेस टू फेस के लिए, आपके लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं अभी स्क्रीन से बाहर था, इसलिए मैं आपको नहीं दिख रहा था। और बेटा एक आपके पेरेंट्स की कंसेंट ये हमने अभी तक ले ली सबने। पेरेंट्स की कंसेंट टू ज्वाइन द क्लासेस, टू अटेंड द क्लासेस आपने दे दी क्या? सबने दे दी है? जिसने भी कंसेंट नहीं दी बेटा वो मैसेज करवा दे अपने पेरेंट्स से, मोबाइल से मैसेज करवा दे कि हमारी कंसेंट है बच्चे को क्लास में भेजने के लिए। ये भी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जिसने कंसेंट नहीं भेजी वो भी भेज दे, और मास्क का बराबर यूज़ करें। बेटा जैसे मास्क में एक मिडवे है, ठीक है, मास्क वैसे तो लगा के रखना चाहिए आपको कंप्लीट। यदि आपको लगता है कि सर ये तो बिल्कुल ही फिजिबल नहीं है हमारे लिए, तो कम से कम उसको आप नाक के नीचे मतलब अपने मुंह पर तो रख ही सकते हैं, क्योंकि बोलने से ज़्यादा दिक्कत होती है। इन्फेक्टेड व्यक्ति की दिक्कत ज़्यादा है कि वो इन्फेक्टेड है तो उसके तो, लेकिन अदरवाइज तो हम सिर्फ यदि बोलते वक्त प्रिकॉशन रख लें तो भी काफ़ी है। तो आप यदि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं अपने नोज़ पर ये मास्क पूरे टाइम, तो आप कम से कम मुंह पे तो रखा रखें, तो उतना भी हमारे लिए काफ़ी होगा। उतना तो आप कर ही सकते हैं, यदि वो नहीं कर रहे मतलब वो तो फिर मतलब गलत बात है, उतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए बेटा, होली की छुट्टी कब से, ये कोई कैसी बात कर रहा है ये हमारे फेस्टिवल वाले बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये कैसी बात कर रहा है, होली की छुट्टी, घर में बैठे हो। होली के दिन सुबह क्या होता है बेटा, इंदौर में होली का बड़ा त्योहार मतलब रंग चढ़ता है, तो हम क्या करेंगे, और वो 5 बजे उतर जाता है, तो हम सुबह आपको क्या करेंगे 7 बजे हम बुला लेंगे, और शाम को 6 बजे छोड़ेंगे। होली शुरू होने के पहले आप यहाँ जाओगे, और होली होने के बाद यहाँ से निकलोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग तो घर में बैठे हो, आप तो पहले से छुट्टे हुए बेटा, आपको क्या छुट्टी चाहिए? आपको तो दिन वैसी छुट्टी चल रही है आपकी। चलो मुझसे फालतू बातें मत करो, मुझे फालतू बातें पसंद नहीं। मुझे अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसमें हमने पढ़ा था कि रिडम्पशन रिडम्पशन या तो होगा एज पर सेक्शन, मैं भूल गया सेक्शन का नंबर, 5 पे 5
55, अच्छा याद आ गया। मुझे ये याद क्यों रहता है बताऊं? मेरा एक स्टूडेंट था, उसके एक अटेम्प्ट में एक साल ऐसा था, उसका नाम हमने 555 रखा था। 555 क्यों रखा था 555? क्योंकि उसकी एक साल में एक एग्जाम में जो उसने बीकॉम की एग्जाम दी उसमें उसकी 5th रैंक थी। फिर सीएस की एग्जाम दी उसमें 5th रैंक थी। फिर उसने सीए की एग्जाम दी उसमें भी 5th रैंक थी। एक ही अटेम्प्ट में 5th रैंक इन बीकॉम ग्रेजुएशन, 5th रैंक इन सीएस, 5th रैंक इन सीए। तो उसका नाम क्या रखा था हमने? मिस्टर 555। इसके नाम से मुझे याद रहता है कि हाँ, जब 555 याद रह सकता है तो 55 भी तो याद रह सकता है। तो 55 किसका सेक्शन है? याद रहेगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल। और ये आपको एग्जाम में कोड करना पड़ेगा कि एज पर सेक्शन 55 और द कंपनीज एक्ट, रिडम्पशन कैन बी ईदर आउट ऑफ फ्रेश इशू और आउट ऑफ फ्रीजर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है। अब सेक्शन 55 का एक रूल और, सेक्शन 55 का एक रूल और, कि जो प्रीमियम पे की जाएगी रिडम्पशन पर, वो कंपनी का कैपिटल लॉस है और उस कैपिटल लॉस को भी इमीडिएटली फ्री रिजर्व से सेट ऑफ करना पड़ेगा। अब देखिए तो यहां पर के लिए वो तो प्रीमियम का लॉस आप समझती होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा चलो, तो हम एक काम करते हैं, अभी हम बेसिक पढ़ते हैं। तो आपको जो मैंने बताया, पहले हम पढ़ लेते हैं कि रिडम्पशन या तो होगा फ्रेश इश्यू से या फिर फ्रीजर से, ठीक है, या उसका कोई कॉम्बिनेशन। तो मैं उसको और एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल से। तो आप एग्जाम्पल नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 ये आपको नोट करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीज 10 लाख फ्री रिजर्व रुपीज 4 लाख। फाइंड आउट number of equity shares of rupees 100 each to be issued to redeem above preference share capital after utilizing all reserve। 10 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, फ्री रिजर्व 4 लाख रुपीस के हैं, और कंपनी रिडम्पशन के लिए फ्रेश इशू लाने वाली है इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। और आपको रिडम्पशन में फ्री रिजर्व पूरे के पूरे यूज करने हैं। तो बताइए आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इशू करने होंगे? प्राची और प्रतीक्षा ने आंसर दिया इधर से, इधर से आ जा। सही है सॉल्यूशन। आप कहेंगे सर इतने घटिया से शुरुआत की? हाँ, मैंने इतने घटिया से शुरुआत की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम रुपीज 10 लाख, और इसमें से लेस रिडम्पशन आउट ऑफ रिजर्व, आउट ऑफ रिजर्व 4 लाख का रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रीजर होगा, और ये अमाउंट जाएगा सीआरआर में। जब रिडम्पशन फ्रीजर से होता है तो हम फ्रीजर को रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में कन्वर्ट करके सीआरआर में भेज देते हैं। बचा ये बैलेंस रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू होगा, बैलेंस रिडम्पशन होगा
आउट ऑफ फ्रेश इशू, ये होगा 6 लाख का रेडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू। तो हमें 6 लाख की क्या चाहिए? 6 लाख रुपीस का फ्रेश इशू रिक्वायर्ड है। 6 लाख रुपीस का फ्रेश इशू रिक्वायर्ड है, और एक शेयर के इशू पर 6 लाख डिवाइड बाय ₹100 कर दूं, या इसको मैं समझा के बताऊं? ₹100 के लिए 1 शेयर, एक शेयर इशू करना पड़ता है। 100 रुपीज़ की यदि आपको कैपिटल चाहिए तो आपको एक शेयर इशू करना पड़ता है। तो ₹6 लाख की कैपिटल के लिए आपको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? तो 6 लाख डिवाइड बाय 100, 6000 शेयर के इशू पर आप 6000 के शेयर के इशू सफिशिएंट होगा। 6000 शेयर का इशू सफिशिएंट होगा आपके लिए। ये निहायत ही घटिया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। क्या इजी लगा ना आप लोगों को? ठीक है बेटा, हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। हटाओ इसको। फिर ओके, चलिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईएमपी नोट। क्या नोट था? फ्रेश इशू जो रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जी सेक्शन ने यूज की है, प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल। क्या इसकी है? प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल। प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल वर्ड यूज किया है। फटाफट लिखो बेटा, हम यदि बेसिक को कम टाइम में निपटाना चाहते हैं और चाहते कि पहले बेसिक कवर करें फिर क्वेश्चन शुरू करें, तो हमें बेसिक फटाफट फटफट करना पड़ेगा। इसलिए प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल वो समझिए। यहाँ पर जो सेक्शन की लैंग्वेज है सेक्शन 55 की, रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू, वहाँ फ्रेश इशू मैंने इन शॉर्ट का है, लेकिन उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है? सेक्शन 55 की लैंग्वेज क्या है? फ्रेश इशू मतलब प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल। तो इसमें प्रोसीड वर्ड भी इंपॉर्टेंट है और शेयर कैपिटल वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। प्रोसीड मीन्स रिसिप्ट, ओनली कैपिटल नॉट प्रीमियम। प्रोसीड ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल मतलब कैपिटल, और प्रोसीड मतलब प्राप्ति, प्राप्त होना चाहिए। प्रोसीड मतलब प्राप्त होना, रिसिप्ट होना। और प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल मतलब, शेयर कैपिटल मतलब आपने शेयर्स इशू किए प्रीमियम पर। यदि आपने शेयर्स इशू किए प्रीमियम पर, हाँ तो देखिए यहां पर इफ मान लीजिए हम कुछ भी ले यहां पर, इफ 4000 शेयर्स ऑफ ₹100 इशूड एट ₹120, तो यहाँ पर 4000 एट द रेट ऑफ 120 ये आ रहा है 4 लाख। ये है टोटल प्रोसीड, ये प्रोसीड है। लेकिन इसमें से प्रोसीड ऑफ कैपिटल कितनी? प्रोसीड ऑफ कैपिटल 4 लाख, और बाकी तो इसमें प्रोसीड ऑफ प्रीमियम है। तो हमें किससे मतलब रखना चाहिए, प्रोसीड ऑफ कैपिटल या प्रोसीड से? प्रोसीड से, क्योंकि सेक्शन 55 में शेयर कैपिटल का इशू क्या? फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो क्या लिखा? फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल। क्या ध्यान है आपको? शेयर कैपिटल। तो बताओ यहां पर शेयर कैपिटल कितनी? 4 लाख की 480? 4 लाख, 4 लाख कही जाएगी शेयर कैपिटल। प्रोसीड मतलब प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर हमें प्रोसीड से मतलब नहीं रखना है, बल्कि प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल से मतलब रखना है, क्योंकि सेक्शन 55 ने
फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल वर्ड बोला है, तो शेयर कैपिटल मतलब 4 लाख रादर देन 480। ठीक है, आगे बढ़ूं? ठीक है, अच्छा। और यहाँ पर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, फटाफट लिखो एग्जाम्पल। 8% preference share capital to be redeemed rupees 10 lakh, fresh issue of 7,500 equity shares at the rate of 100, 8 rupees 120 on application rupees 30। अच्छा, इसकी डेट होगी 7 जून 2020। अलॉटमेंट पे रुपीज़ 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम। Three zero 762। Due date of redemption is 28th July 2020। Find out amount to be transferred to CRR। ये क्वेश्चन है। फाइंड आउट अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR। तो कुछ का आंसर कुछ है, प्रतीक्षा का है, और अनविक का भी आंसर आया है। तीन के आंसर आए हैं, तीनों के सेम है। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR मतलब कितना अमाउंट CRR में भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रीजर होगा, जितना रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रीजर होगा वो जाएगा CRR में। तो देखेंगे कितना रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू हुआ, जो फ्रेश इशू से नहीं हुआ, जो फ्रेश इशू से नहीं हुआ वो जाएगा CRR में। जितना रिडम्पशन फ्रेश इशू से हो जाएगा वो छोड़कर बचा हुआ जाएगा CRR से। बचा हुआ रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रीजर होगा, और जो फ्रीजर से होगा उतना अमाउंट जाता है CRR में। चलिए, ऑनलाइन में तो काफी बच्चों ने जवाब दिया है। इधर फेस टू फेस में क्या रिप्लाई है आप लोगों का? 250, 625, फिर आपका 625, आपका 625, कुछ का 1 लाख भी आ रहा है इधर। आपका बेटा कितना? 5,12,000। ठीक है,
देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम, ध्यान देंगे ₹10 लाख, 10 लाख की, इसमें से ये होगा लेस रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू, रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू। तो ये होगा बैलेंस रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व, और यही जाएगा अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू TRR। लिखने में जल्दबाजी दिखाएं थोड़ी सी, एग्जाम में इतनी काम आएगी। जो भी बहुत प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे हैं जो करियर ओरिएंटेड एग्जाम की चिंता करते हैं, एग्जाम में पूरा पेपर विद इन 3 इयर्स सॉल्व करने की इच्छा रखते हैं, उनको अपनी स्पीड अभी से बढ़ा लेना चाहिए। नहीं तो आपकी स्पीड को ये मान के चले कि स्पीड से आप लिखते हैं उससे 3 घंटे में कोई भी पेपर आपका सॉल्व होने वाला नहीं है। ये बात सुनते सब हैं, लेकिन उसको, उस बात को सुनकर एग्जीक्यूट कोई नहीं करता। सीधे एग्जाम में देखते कि सर पेपर बहुत लेनी था, सर पेपर बहुत लेनी था, सर पेपर पूरा नहीं हुआ, सर आता सप्ताह पेपर छूट गया। भाई तैयारी क्या की थी आपने उसके लिए? नहीं की थी कुछ। एग्जाम में लिखने के लिए क्लास में जल्दी लिखने की आदत डालो। मैं भी स्पीड में बताऊं, मैं स्पीड में बताऊंगा तो बेटा हमारे बच्चे रह जाएंगे ना, क्योंकि जब मैं बता रहा हूं तो वो लिख रहे होते हैं ना बेटा, तो फिर उनको जो लिख के गर्दन उठाएंगे तब तक तो मैं समझा चुका हूँ। चलो अब देखो बेटा, अब ध्यान दो, हमारी ड्यू डेट क्या है? 20 जुलाई 2020, और फाइनल कॉल कब आने वाली है? 18 अगस्त 2021। ये फाइनल कॉल जो है आने वाली है 18 अगस्त 2021, मतलब रिडम्पशन के लगभग 10-11 महीने बाद आने वाली है। फाइनल कॉल तो मिलेगी नहीं एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो बेटा यहाँ पर, अच्छा फ्रेश इशू का मतलब यहाँ पर प्रोसीड से होता है या प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल? प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल। दो चीज इंपॉर्टेंट, प्रोसीड मतलब प्राप्ति भी होना चाहिए और शेयर कैपिटल की प्राप्ति होना चाहिए। बताओ कितने शेयर इशू है? 7,500 इंटू 7,500 शेयर पर, बताओ बेटा रिडम्पशन की डेट क्या है? उस डेट तक, उस डेट तक प्रति शेयर, उस डेट तक पर शेयर कितनी प्रोसीड ऑफ कैपिटल होगी? प्रोसीड ऑफ कैपिटल, प्रीमियम नहीं। ये 30 रुपया कैपिटल का है, लेकिन ये जो 40 रुपया, इसमें 20 प्लस 20, बेटा ये 20 तो प्रीमियम का है ना। तो इस 40 रुपए की कैपिटल प्रोसीड में 20 रुपया प्रोसीड ऑफ कैपिटल है और 20 रुपया प्रोसीड ऑफ प्रीमियम है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ओनली प्रोसीड ऑफ कैपिटल रादर देन प्रोसीड। ये 40 रुपीज तो प्रोसीड है, पर उसमें 20 प्रोसीड ऑफ कैपिटल है और 20 प्रोसीड ऑफ प्रीमियम है। तो बताओ 18 ये 20 जुलाई तक हमें प्रति शेयर कितना रुपये मिल जाएगा? एप्लीकेशन वाला 30 मिल जाएगा, अलॉटमेंट वाला 20 मिल जाएगा। तो कितना मिला प्रति शेयर? ₹50 ही मिला पर शेयर प्रोसीड ऑफ कैपिटल, क्योंकि बाकी जो 50 रुपया है फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, वो तो हमें मिलने वाला है अगले साल, तब तक तो रिडम्पशन हो जाएगा। तो जिस डेट को शेयर का रिडम्पशन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर का, उस वक्त तक प्रोसीड कितनी हुई है बेटा? 20 रुपया, 30 रुपया एप्लीकेशन का, 20 रुपया अलॉटमेंट पर और 50 रुपया फाइनल कॉल। बताओ फाइनल कॉल कब मिलेगी? 1 साल बाद। तो बताओ 20 ड्यू डेट क्या है? 20 जुलाई 2021, सॉरी 20 जुलाई 2020, 20 जुलाई 2020 तक प्रोसीड कितनी होगी? क्या इसकी प्रोसीड हो चुकी होगी? ये इसकी प्रोसीड तो 1 साल बाद होगी। तो ये प्रोसीड अभी की है या फ्यूचर की? हमें तो जो रिडम्पशन हो रहा है वहां तक की प्रोसीड देखनी है। तो उस डेट तक प्रोसीड कितनी हुई? 30 रुपीज की एप्लीकेशन मनी और 20 रुपीज की अलॉटमेंट मनी है प्रोसीड ऑफ कैपिटल, फिर 50 रुपए ही मिलेगा। तो 7,500 इंटू 50, 375 क्या हुई प्रोसीड ऑफ कैपिटल? कब तक? ये है प्रोसीड ऑफ कैपिटल। लिखो प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल टिल 28 जुलाई 2020। 20 जुलाई 2020 जो ड्यू डेट है, उस डेट तक हमें सिर्फ 375 की ही प्रोसीड ऑफ कैपिटल मिलेगी। तो 375 की ही मिली प्रोसीड ऑफ कैपिटल। बताओ कितना कम पड़ गया? 620। तो 625 का रिडम्पशन कहां से होगा?
625 का रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रीजर होगा और यही अमाउंट जाएगा सीआरआर में। क्या समझ में आया? ना समझ में आने लायक कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है लॉ। कि आपको क्वेश्चन ने कहा था कि रिडम्पशन आउट ऑफ शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल मतलब सिर्फ शेयर कैपिटल, उसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं की है। तो ठीक है, ये फंडा भी हमारा आई थिंक क्लियर हो गया। हाँ? जो क्वेश्चन मतलब अभी मैंने बताया उसमें कोई डाउट हो तो पूछो, और कुछ हो तो इसमें डाउट हो जरूर पूछो। ठीक है, अब एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट, बेटा एक मिनट लिख लो इसको। यहां तक कोई डाउट है आपको? हाँ, इसमें तो फिर जल्दी बोलो फिर, अगर नहीं बेटा वो मतलब हमको, तो फिर आपको फ्रेश ज़्यादा करना चाहिए। आपके यदि फ्रीजर नहीं है तो कंपनी रिडम्पशन के लिए लॉजिकली क्या करेगी? फ्रेश इशू 7.5 का नहीं करेगी, 8 का करेगी, 9 का करेगी, यदि उसको लॉ पर एज पर लॉ करना है तो। ये तो हमारे लिए बैलेंस फिगर है, कंपनी को तो पता है ना कि फ्रीजर कितने उसके पास। तो कंपनी को पता है कि फ्रीजर कम है, तो वो तो अपने आप फ्रेश इशू ज़्यादा लेगी। उसको पता है, ये कैलकुलेशन करके देखेगी, अरे यार फ्रीजर कम पड़ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर इशू ज़्यादा बढ़ा देगी। आईएमपी नोट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन that is capital loss for the company. ये कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के लिए ये एक कैपिटल लॉस है, ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है। इट मस्ट बी सेट ऑफ फ्रॉम, इट मस्ट बी सेट ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट्स इमीजिएटली। हमें इस प्रीमियम के लॉस को इमीजिएटली सेट ऑफ करना है प्रॉफिट से। अब बेटा हमें प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन को सेट ऑफ करने का मतलब क्या समझते हैं? सेट ऑफ, अब आपको एंट्री फॉर सेट ऑफ, एंट्री फॉर सेट ऑफ, आप कहेंगे सर सेट ऑफ क्या होता है ये भी बताओ। सर सेट ऑफ कहाँ से करना है वो तो बाद में डिस्कस करना, सर पहले सेट ऑफ का मतलब तो बताओ कि सेट ऑफ का मतलब क्या होता है। मेरे ख्याल से मुझे सेट ऑफ का मतलब भी बताना चाहिए आपको। ठीक है भाई, बता देता हूँ। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1050, ये है ड्यू ऑफ रिडम्पशन मनी। ये तो हमने ड्यू ऑफ रिडम्पशन मनी है ये। दूसरा ड्यू ऑफ रिडम्पशन मनी है ये। अब यहाँ पर ये जो प्रीमियम का लॉस आपने बुक किया है ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है। इस लॉस को सेटअप करना पड़ेगा फ्रीजर से, जैसे जनरल रिजर्व फ्रीजर होता है। जनरल रिजर्व डेबिट 50,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000, ये सेट ऑफ। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन शॉर्ट हमने जनरल रिजर्व को डेबिट किया, जनरल रिजर्व को डेबिट करके प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया, मतलब हमने प्रीमियम के कैपिटल लॉस को किससे सेट ऑफ कर लिया?
जनरल रिजर्व वाले प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लिया, तो हमने ये फ्री रिजर्व से सेट ऑफ कर लिया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के कैपिटल लॉस को। ये हमें जब रिडम्पशन के पहले पहले बिफोर रिडम्पशन हमें ये एंट्री पास कर देना चाहिए। बिफोर रिडम्पशन हमें ये एंट्री पास कर देना चाहिए। क्या सेट ऑफ का मतलब समझ में आ गया? सेट ऑफ करने का मतलब समझ में आ गया। हमने प्रीमियम को क्रेडिट करके फ्री रिजर्व से डेबिट कर दिया, तो ये सेट ऑफ हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि प्रीमियम का लॉस सेट ऑफ का मतलब मैंने समझाया, पर ये सेट ऑफ कहाँ कहाँ से अलाउड है, ये क्वेश्चन बचा हुआ है कि सेट ऑफ कहाँ कहाँ से किया जाए, ये लॉस को किस किस तरह के प्रॉफिट सेट ऑफ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारा अभी पेंडिंग है। हमारा नेक्स्ट मैटर ऑफ डिस्कशन है कि किस रिजर्व से कहाँ से ये सेट ऑफ किया जा सकता है, वो मैं डिस्कस करूंगा, वो मैं डिस्कस करूंगा। पर यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, बोलिए बेटा। नहीं, आपने फिर इसको पढ़ा ही नहीं। मतलब मैंने जो क्वेश्चन में बताया और जो बोला ना, आपने वो सुना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन अच्छा करना बहुत अच्छी बात है, डाउट पूछना अच्छी बात है, पर बेटा मैंने आपको क्या लिखा? इट मस्ट बी सेट ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट। क्या लिखा है? इमीजिएटली का मतलब क्या हुआ बेटा? तुरंत। ऐसा थोड़ा लिखा मैंने एक साल बाद, तुरंत, ये एंड भी नहीं लिखा। दूसरी बात मैंने ये कहा था, अभी भी ओरली कहा था कि आपको ये लॉस सेटअप करना चाहिए बिफोर रिडम्पशन। रिडम्पशन के पहले ही सेटअप कर लो, मतलब रिडम्पशन की एंट्री, पेमेंट की एंट्री सबसे लास्ट में करो, सेटअप अभी कर लो पहले। तो आपको ये एंट्री इमीडिएटली करनी पड़ेगी। मतलब जब आप एंट्री पास करें रिडम्पशन की, उसके पहले पहले आप सेटअप की एंट्री भी पास कर दो। ये भी सेक्शन 55 की सब सेक्शन रिक्वायरमेंट है, करना पड़ेगा आपको ये सेटअप की एंट्री। तो जैसे आपको ये मैंने एंट्री लिखाई, ये आपको करनी पड़ेगी, कि आप ईयर एंड के लिए नहीं छोड़ सकते। और कोई डाउट? अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लॉस हम सेटअप कर सकते हैं फ्रीजर से, हाँ कर सकते हैं। क्या जनरल से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या पीएनएल से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। तो क्या हम इस प्रीमियम ऑन रन के लॉस को पुरानी सिक्योरिटी प्रीमियम के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? सुनो 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 सुनो, अभी तो आपने क्वेश्चन ही नहीं सुना होगा, कुछ ने सुन लिया होगा। इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के कैपिटल लॉस को क्या पुरानी सिक्योरिटी प्रीमियम वाले प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जा सकता है क्या? दोनों का नेचर तो बहुत कुछ मिलता जुलता है। नेचर मिलता जुलता है, वो हमें प्रीमियम मिली थी शेयर्स के इश्यू पर, और ये हमें प्रीमियम देनी पड़ी है शेयर्स पर। जो प्रीमियम मिली शेयर्स के इश्यू पर, वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट था, और एज पर सेक्शन 52 हमने उसको डाल दिया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस रिस्ट्रिक्टेड हैं। सिर्फ 5 यूजेस बताए गए हैं, और 5 के 5 यूजेस आपको बिल्कुल रटे हुए हैं, क्योंकि आप रट के आए हो उसको। बोलो, नहीं रटे हुए? हे भगवान, मैं सोचता कि रट रट के तो आप आए हो। ये तो आपके उधर फाउंडेशन में था ना कवर, तो सेक्शन 52 है ना उसका। सेक्शन 52 में लिखा गया है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम को के 5 यूजेस हैं, छठा यूज नहीं है, तो इधर तो लिखना शुरू भी कर दिया, हाँ 5 यूजेस हैं। पर वो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे, वो अभी क्या बेटा, हम कोई और चले जाएंगे। पर अभी 2 मिनट रुक करके, सेक्शन 52 वो कहता है कि प्रीमियम के यूजेस 5 है, इसलिए जब प्रीमियम मिलती है तो उसे हमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है, वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। तो जब मिली तो प्रीमियम में क्रेडिट की, वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट, लेकिन जब प्रीमियम दी शेयर्स के रिडम्पशन पर, तो वो हमारा कैपिटल। दोनों का नेचर एक है लॉजिकली, तो इस प्रीमियम के रिडम्पशन के लॉस को सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ हो जाना चाहिए। और आपका सेक्शन 52 भी अलाउ करता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के सेट ऑफ को सेक्शन 52 अलाउ करता है। लेकिन एक सेक्शन आड़े आ गया 133, मैं उसको ज्यादा डिटेल बता नहीं पाऊंगा सेक्शन 133 को। बस सेक्शन 133 जिस कंपनी पर एप्लीकेबल है, जिस कंपनी पर सेक्शन 133 एप्लीकेबल है, वो एज से रिलेटेड है, तो वो कंपनी ये सेट ऑफ नहीं कर सकती। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के प्रॉफिट से प्रीमियम ऑन रेवेन्यू का लॉस करना अलाउड किसके लिए नहीं है? वो कंपनी जो सेक्शन 133 से गवर्न है, बाकी कंपनी कर सकती है। तो लिखो 2 मिनट के लिए, इफ कंपनी इज गवर्न बाय, या ऐसा लिख दे, इफ सेक्शन 133
is applicable on company. Then security premium capital profit for company cannot be used for set off या adjustment of premium on redemption of preference share capital. जिस कंपनी पर सेक्शन 133 एप्लीकेबल हो रहा है वो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम के प्रॉफिट से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकती है. और एक नोट और, unless otherwise stated, we should assume that section 133 is applicable on company. Company in question. So we will not use security premium balance in set off of premium on redemption. सेक्शन 133 क्या है बेटा, वो आप कंपनी में पढ़ना, इस में हमें जाने की जरूरत नहीं. वो जिन कंपनी पर एप्लीकेबल होता है वो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकती. तो यहाँ पर दो सेक्शन में झगड़ा हो गया. कौन कौन से दो सेक्शन में झगड़ा हो गया, कौन बताएगा? सेक्शन 52 और 133. सेक्शन 52 क्या बोलता है? भाई मेरी तरफ से आजादी है, आप सिक्योरिटी प्रीमियम के प्रॉफिट से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस सेट ऑफ कर सकते हो. अभी ऑनलाइन में बच्चों ने लिखा भी है, अनिकेत ने भी लिखा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को सेट ऑफ कर सकते हो. सिक्योरिटी प्रीमियम से लिखा है कि नहीं लिखा है? जो 5 यूजेस बताए हैं बेटा, जो 5 यूज आप बताने जा रही थी उसमें क्या ये अलाउड है कि नहीं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लॉस को हम सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ कर सकते हैं, अलाउड है कि नहीं? अलाउड है. ये सेक्शन 52 अलाउ करता है, सेक्शन 52 अलाउ करता है कि आप कर सकते हो, लेकिन सेक्शन 133 अलाउ नहीं करता. जिस कंपनी में सेक्शन 133 एप्लीकेबल है वो ये ऐसा नहीं कर सकती. हाँ, जिस पर अलाउ सेक्शन 130 एप्लीकेबल नहीं है वो कर सकती है. और हमारे स्टडी मॉड्यूल में कुछ नहीं कहा, तब भी सारे क्वेश्चन में उन्होंने क्या मान लिया? स्टडी मॉड्यूल में कहीं किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो उन्होंने क्या मान लिया सारे क्वेश्चन में? और उन्होंने मॉड्यूल में अलग से थ्योरी दे रखी है कि हमने ये अज्यूम किया है सारे क्वेश्चन में कि कंपनीज पर सेक्शन 133 एप्लीकेबल है, इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम के प्रॉफिट से प्रीमियम का लॉस सेट ऑफ. तो फिर ये प्रीमियम का लॉस सेट ऑफ कहां से होगा? फिर ये लॉस सेट ऑफ होगा फ्री रिजर्व से, पीएनएल से, जनरल रिजर्व से. करेक्ट? ठीक है. तो ये हमने बेसिक पढ़ा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का. अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पर. तो आप चैप्टर निकाल लीजिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर.
होमवर्क का क्वेश्चन फर्स्ट निकालिए। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं आपके कंफर्ट के लिए होमवर्क से शुरू कर रहा हूं, क्वेश्चन फर्स्ट से जल्दी से निकालिए। एसके लिमिटेड, मिल गया? होमवर्क का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एसके लिमिटेड हैड ₹1,00,000 equity share capital of ₹10 each and 1,008% 100 redeemable preference share। 1,000 प्रेफरेंस शेयर हैं ₹100 वाले। 1,000 शेयर ऑफ ₹100 मतलब ₹1,00,000 की हुई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 60,000 है ₹60 and 40 रिस्पेक्टिवली इन जनरल रिजर्व एंड पीएनएल। 60,000 है जनरल रिजर्व में और 40,000 है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। इट हैड आल्सो 3,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसके पास 3,000 की सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या फ्रीजर है? सिक्योरिटी प्रीमियम क्या फ्रीजर है? क्या इससे डिविडेंड बांटा जा सकता है? ये तो रिस्ट्रिक्टेड है। इसके यूजेस तो सेक्शन 52 ने 5 बता रखे हैं, उसमें डिविडेंड बांटना कहीं भी अलाउड नहीं है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज ए रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व, इट इज नॉट ए फ्रीजर, तो इससे हम रिडम्पशन नहीं कर सकते। और अच्छा इधर हुआ, द कंपनी एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम। कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को 10% प्रीमियम पर रिडीम करने जा रही है। 1,00,000 के प्रेफरेंस शेयर पर 10,000 वो प्रीमियम भी देने वाली है। फॉर दिस पर्पस 5,000 रुपीज 10 राइट शेयर्स इशूड एट 10% प्रीमियम विच फॉर फुली पेड एट द टाइम। कंपनी ने 5,000 शेयर इशू किए ₹10 वाले फुली पेड अप, और ये शेयर इशू कर दिए एट ए टाइम, मतलब बिफोर रिडम्पशन। फुली पेड अप इशू कर दिए मतलब पूरी मनी मिल गई। इशूड विच फॉर फुली पेड अप एट ए टाइम मतलब वो उसी वक्त फुली पेड अप हो गए। अच्छा, कंपनी हैड आल्सो 30,000 इन्वेस्टमेंट विच सोल्ड फॉर 38। इन्वेस्टमेंट 30 के 38 में बेचे। 30 के इन्वेस्टमेंट 38 में बेचे तो 8 का, ये 8 का प्रॉफिट भी जाएगा पीएनएल में। इससे हमारा पीएनएल बढ़ जाएगा और वो बढ़ा हुआ पीएनएल भी हम रिडम्पशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिडम्पशन के पहले प्रॉफिट हो ही गया और वो प्रॉफिट भी गया प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा इधर ऑल पेमेंट वर मेड एक्सेप्ट टू होल्डर ऑफ 50 शेयर्स हु कुडंट बी ट्रेस, हु कुड नॉट बी ट्रेस। 50, एक व्यक्ति जिसके पास 50 शेयर्स थे उसको छोड़कर बाकी सबका पेमेंट हो गया। 1,000 शेयर्स में से 950 शेयर्स का पेमेंट तो हो गया, पर 50 का पेमेंट वही क्यों नहीं हो पाया? जो शेयर होल्डर था प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसका पता बदल गया, एड्रेस बदल गया, वो अपना किराए का मकान छोड़ के और चला गया और कंपनी को इंटीमेट नहीं किया, तो कंपनी के पास उसका नया एड्रेस नहीं है। तो चेक कहाँ गया? उसके पुराने एड्रेस पर, वहां से चेक वापस आ गया। अब क्या होगा? फ्यूचर में वो शेयर होल्डर कंपनी से कांटेक्ट करेगा कि भाई मेरा एड्रेस ये है, तब कंपनी को पता पड़ेगा, तब कंपनी चेक दे देगी उसको। और अभी उसका पता कंपनी के पास नहीं है, वो चेक वहां से वापस आ गया, ठीक है। द डायरेक्टर देन इशूड बोनस शेयर टू देन शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 2 for 3L। इसके बाद डायरेक्टर ने बोनस शेयर इशू कर दिए 2 for 3L, 3 के बदले 2 बोनस शेयर इशू कर दिए। पर बोनस शेयर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट फॉर ए स्टार्ट मैंने इसको लिया है। तो आपका ये जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ होमवर्क जरूरी है। इसमें वर्किंग नोट नंबर 1, आय का वर्किंग नोट बनाओ। नंबर ऑफ शेयर जो इशू करने हैं वो गिवन है या निकालने हैं? नंबर ऑफ शेयर जो इशू करने हैं वो गिवन है कि 5,000 शेयर इशू होने वाले हैं रिडम्पशन के लिए, ये गिवन है, तो वो निकालने की जरूरत नहीं। तो फिर अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआर निकालना पड़ेगा कि अमाउंट कितना सीआरआर में ट्रांसफर किया जाए। नंबर 1 वर्किंग नोट, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, ये निकाल लेते हैं। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, हम एंट्री में इसको फुल फॉर्म लिख देंगे, हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। तो इसके लिए 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम, 1,000 शेयर at the rate of 100।
एनी क्वेश्चन? इस जगह क्वेश्चन बनता था पर पूछा नहीं किसी ने, क्योंकि कौन सोचे जो 50 शेयर्स का पेमेंट नहीं करना है उसके लिए सेक्शन जो 55 का इंतजाम अभी किया जाए नहीं किया जाए? सेक्शन 55 का इंतजाम करना पड़ता है ना कि इतना फ्रेश से और बचा हुआ CRR, तो ये हम अरेंजमेंट 950 के लिए करें या पूरे 1000 के लिए करके रख दें? 950 के लिए नहीं करेंगे, 1000 के लिए करेंगे, क्योंकि जब हम इंतजाम कर रहे हैं तब हमें क्या पता है कि उसका चेक वापस आ जाएगा? ये इंतजाम तो हमने पहले करके रख दिया ना, और हमें क्या पता था चेक वापस आएगा, और चलो आज आ गया, 3 दिन बाद ही वो आके खड़ा हो गया कंपनी में कि लाओ मेरे पैसे, मुझको चेक नहीं मिला, मेरे पड़ोसी को मिल गया, मुझे पता पड़ा कि मुझे चेक नहीं मिला, तो क्या फिर से हम CRR बनाएंगे उसके लिए? तो क्या 50-50 शेयर के लिए आज एक व्यक्ति आया, एक कल आया, एक परसों आया, कि सबके लिए CRR बाद में बनाएंगे कि CRR तो अभी बना के रखना पड़ेगा? अभी बना के रखना पड़ेगा, बाद में देखेंगे, नहीं आया तो कैंसिलेशन बाद में होगा, तो हम पूरे 1000 शेयर पर अरेंज करके रखेंगे, ना कि 950 शेयर पर। तो यह आया रुपीज 1 लाख लेस रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू, रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू। और फ्रेश इशू में क्या दिखाया जाता है? प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल। 5000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं 10 रुपए वाले, भले ये इशू 11 पे होंगे, भले ये शेयर्स इशू होंगे 11 रुपीज पर, क्योंकि 10% प्रीमियम पर इशू होंगे, तो 11 रुपीज प्रोसीड जरूर है, पर प्रोसीड ऑफ कैपिटल तो 10 रुपीज है। तो कितना हुआ प्रोसीड ऑफ कैपिटल? 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each, तो ये 50,000 होगी प्रोसीड ऑफ कैपिटल, तो बैलेंस 50,000 होगा आउट ऑफ रिजर्व। ये 50 जो बचेगा ये होगा बैलेंस आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। यही अमाउंट CRR में भेजा जाएगा, और प्रीमियम को तो बाद में सेट ऑफ करेंगे, रिजर्व से करेंगे। और नोट नंबर 2, इसमें नोट 2 लगा दे। हमने क्या अज्यूम किया कि इस कंपनी पर सेक्शन 133 एप्लीकेबल है क्या? लिखेंगे इट इज अज्यूम हियर दैट, इट इज अज्यूम हियर दैट सेक्शन 133 of the Companies Act 2013 is applicable on, जो भी कंपनी का नाम क्या है, SK Limited, hence premium on redemption loss has not been set off from security premium profit या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम के प्रॉफिट से प्रीमियम का लॉस सेट ऑफ क्यों नहीं किया, उसका रीजन हमने लिख दिया। हमने मान लिया कि इस कंपनी पर सेक्शन 133 एप्लीकेबल है, इसलिए हमने वो लॉस सेट ऑफ नहीं किया प्रीमियम से, जबकि प्रीमियम है। ध्यान है, प्रीमियम है। कितनी प्रीमियम पुरानी पड़ी हुई है इनके पास? 3000। अच्छा, अभी 5000 शेयर इशू किए हैं नए, 1 रुपए की प्रीमियम पर ध्यान है, 5 की प्रीमियम नई और आई है, कुल प्रीमियम कितनी हो गई? 3 + 5 8000 की प्रीमियम हो गई है। फिर भी हम उस प्रीमियम के प्रॉफिट से हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस सेट ऑफ करने नहीं वाले। तो ये तो हमारा नोट हो गया। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं जनरल एंट्रीज। हम स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री नंबर 1, मैं डेट वेट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का नाम क्या है, बोलिए?
हाँ, जब ये फ्रेश इशू लाई है रिडम्पशन के पर्पस के लिए, तो क्यों ये फ्रेश इशू क्यों लाई है, राइट इशू लाई है कंपनी किस वक्त, तो क्यों लाई है ये, मशीन खरीदने के लिए, रिडम्पशन के लिए? कैसे मान ले कि मशीन खरीदने के लिए लाई? ये मानेंगे रिडम्पशन के लिए लाई, और रिडम्पशन के लिए लाई है तो पहले इससे रिडम्पशन करो और बचाओ फ्रीजर करो। अच्छा, फ्रीजर को रिस्ट्रिक्टेड में डालना ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? अच्छा, फ्रीजर को रिस्ट्रिक्टेड बनाना ज़्यादा ठीक है क्या? मतलब यहाँ पर हमारे पास, अच्छा फ्रीजर कितने यूज़ करने चाहिए हमको इस क्वेश्चन के हिसाब से? 50। पर हमारे पास फ्रीजर 70 पड़े हैं, तो फ्रीजर 70 है तो रहने दे कि नहीं? रहने दो, फ्री को फ्री रहने दो ना, फ्री को रिस्ट्रिक्टेड क्यों बनाते हो? जब ये रिडम्पशन आपने फ्रेश यूज किया है तो पहले फ्रेश यूज करेंगे, बचा हुआ ही फ्रीजर से करेंगे ना। फ्रीजर को तो हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक फ्रीजर फ्रीजर बना रहे। जनरल डिमर्मन क्या नाम है प्रेफरेंस शेयर के बिल का? 8%, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट ₹1,00,000। इसको हम ड्यू भी कर देंगे बेटा, अभी पेमेंट 50 का नहीं हुआ, ये तो हमको बाद में पता पड़ेगा, हम अभी इसको ड्यू कर देंगे। अच्छा, क्या प्रीमियम पर है रिडीमेबल? प्रीमियम ऑन रिफंड कितनी बेटा? प्रीमियम 10% है, 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10,000। क्या गई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? ये नरेशन लिखूं क्या भाई? वो तो आप लिख लोगे ना, पेइंग रिडम्पशन मनी ड्यू, वो जो अभी लिखना। सेकंड, अब फ्रेश इशू ले आओ, फ्रेश इशू की एंट्री पास कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर? 5,000 शेयर, 5,000 शेयर्स इशू किए गए हैं 11 रुपीज पर, अमाउंट मिला है 55 टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 5,000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी करते ना बेटा, अभी हमने रिडम्पशन कहाँ किया? रिडम्पशन के पहले पहले ये लॉस सेटअप हो जाना चाहिए, हमने तो अभी रिडम्पशन किया ही कहाँ, अभी तो हमारा रिडम्पशन की प्रोसेस चली रही है। प्रीमियम का लॉस सेटअप बिल्कुल करना है, लेकिन रिडम्पशन के पहले पहले। ये हमने फ्रेश इशू ले आया, ये फ्रेश इशू सेक्शन 55 का इंतजाम है वो हमने कर दिया। इन्वेस्टमेंट बेचना सेक्शन 55 का इंतजाम नहीं है, इन्वेस्टमेंट बेच तो दो ना। इन्वेस्टमेंट बेचे हैं कितने में? 38 में। इन्वेस्टमेंट 30 वाले बेच दिए 38 में। बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कंपनी इन्वेस्टमेंट बेचे, मशीन बेचे, बिल्डिंग बेचे, वो उसका अनदर केस अरेंजमेंट है, इसका सेक्शन 55 से कोई कनेक्शन नहीं। टू P&L 8,000, इसको सीधे PL में डाल दो। नरेशन आप खुद ही लिख लेंगे बेटा, होमवर्क का क्वेश्चन है, मैं क्लास वर्क के क्वेश्चन में नरेशन लिखवा दूंगा। नरेशन तो बेटा आप खुद भी लिख सकते हो वैसे तो, फिर भी क्वेश्चन में लिखा है विदाउट नरेशन। ओ, क्वेश्चन में लिखा है विदाउट नरेशन, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ नरेशन। बैंक डेबिट 38 टू इन्वेस्टमेंट 30 टू P&L 8,000, ये हमने इन्वेस्टमेंट बेचे, और ये इन्वेस्टमेंट बेचना अरेंजमेंट ऑफ कैश है, ये सेक्शन 55 का अरेंजमेंट नहीं। सेक्शन 55 ये नहीं बोलता है कि आप इन्वेस्टमेंट बेच के भी रिडम्पशन कर सकते हो। सेक्शन 55 सिर्फ दो बताता है, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल या आउट ऑफ रिजर्व, कोई तीसरा तरीका नहीं है, या उन दोनों का कॉम्बिनेशन। इन्वेस्टमेंट बेचना, लोन लेना, ये सब कंपनी का अनदर कैश अरेंजमेंट है, इसका सेक्शन 55 से कोई कनेक्शन नहीं। ये कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेच दी, ये भी एंट्री हमने पास कर दी। अब हम ये जो प्रीमियम का लॉस है इसको क्या करें? इस प्रीमियम के लॉस को सेट ऑफ करना है इमीडिएटली बिफोर रिडम्पशन। तो ये प्रीमियम के लॉस को सेट ऑफ कहाँ से करें? हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम इकट्ठी कितना हुई? 3 पुरानी और 5 नहीं, 8,000 की सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ी है। क्या उस 8,000 की सिक्योरिटी प्रीमियम से हम ये 10 का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं? क्योंकि इस कंपनी पर सेक्शन 133 एप्लीकेबल है ना।
इसलिए नहीं कर सकते। हाँ, सेक्शन 133 एप्लीकेबल नहीं होता, या क्वेश्चन खुद कह देता कि इस प्रीमियम को यूज कर लो, प्रीमियम को, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर लो, ऐसा क्वेश्चन खुद कह देता तो फिर हम कर लेते। पर क्वेश्चन खुद नहीं, कुछ नहीं कहा तो साइलेंट है क्वेश्चन, तो हम एज्यूम कर लिए कि इस पर सेक्शन 133 एप्लीकेबल है, तो हम इस प्रीमियम के लॉस को सेट ऑफ करेंगे कहाँ से? फ्री रिजर्व से करना पड़ेगा, हम सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं कर सकते। फ्री रिजर्व में क्या क्या है? जनरल रिजर्व भी है, तो मैंने पहले यूज किया जनरल रिजर्व डेबिट 10,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के कैपिटल लॉस को फ्री रिजर्व यानी जनरल रिजर्व से सेट ऑफ कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है। ये भी हो गया। अब सीआरआर कितना बनाना है अपने को? सीआरआर कितना बनाना है? 1,00,000 के रिडम्पशन में से 50 का रिडम्पशन तो आउट ऑफ शेयर कैपिटल है, तो आउट ऑफ फ्री रिजर्व कितना करना पड़ेगा? 50। तो यूज करो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है हमारे पास? कितना था रिजर्व? उसमें से 10 का तो ऊपर यूज हो गया, बचा 50 का यूज कर लो सीआर में। P&L टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बिल्कुल पीएनएल से करते, कम पड़ता तो हम बचाव करते पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस से। यदि रिजर्व हमारे पास 35 ही होता तो 15 हम ले लेते प्रॉफिट एंड लॉस से। अब दिव्यांशी का क्वेश्चन है कि सर पीएनएल भी है और जनरल रिजर्व भी है, तो पहले किसको यूज करें? क्वेश्चन अच्छा है बेटा आपका कि पहले किसको यूज करें, दोनों ही फ्री रिजर्व है, पर पहले किसको? क्यों? क्योंकि मैंने किया है। कौन बताएगा? आप बताइए बेटा। हाँ, P&L इज ए, P&L बिलोंग्स टू इक्विटी शोल्डर फ्रॉम विच डिविडेंड इज पेबल, है ना? P&L इक्विटी शोल्डर का होता है जिससे डिविडेंड दिया सकता है, तो जनरल रिजर्व भी तो इक्विटी शोल्डर का ही होता है, और वो भी फ्री रिजर्व की कैटेगरी में आता है वैसे तो। पर एक बात मैंने आपको बताई नहीं, इसलिए आप शायद जवाब दे नहीं पाओ, पर जवाब कैसे दे रहे हो मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बात मैंने आपको बताई भी नहीं हो और आप जवाब दे रहे हो, मतलब आपके पास कुछ नॉलेज हो सकता है। मुझे लग रहा है कि मैंने आपको एक बात नहीं बताई शायद। बेटा जनरल रिजर्व और पीएनएल दोनों ही फ्री है, एज पर कंपनी दोनों ही फ्री है, और इसमें भी थोड़ा ज्यादा फ्री और कम फ्री वाली बात आ जाती है। जनरल रिजर्व थोड़ा कम फ्री है और पीएनएल थोड़ा ज्यादा फ्री है। अब कहेंगे सर ज्यादा और कम क्या? पीएनएल से आप जब चाहे तब जितना चाहे उतना डिविडेंड दे सकते हो। दो चीज बोल रहा हूं, जब चाहे तब और जितना चाहे उतना डिविडेंड दे सकते हो। पीएनएल से मतलब पीएनएल 100% फ्री है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुए, कोई बात नहीं, पुराने पीएनएल से दे दो डिविडेंड। इस साल कंपनी में लॉस हो गए, कोई चिंता नहीं, पुराने प्रॉफिट यदि पड़े हैं तो दे दो डिविडेंड। और कंपनी को डिविडेंड की अपना एक ट्रेंड बनाए रखना चाहिए। यदि डिविडेंड देना कंपनी ने बंद कर दिया किसी साल, तो मार्केट में शेयर्स के रेट कम हो जाएंगे और शेयर को घाटा होगा। तो कंपनी को चाहिए कि अपने डिविडेंड की कंटिन्यूटी को, कंसिस्टेंसी को बनाए रखे, डिविडेंड का जो रेट है उसको मेंटेन करे, डिविडेंड कहीं कम ना होने दे। जिस साल डिविडेंड कम कर दिया, गायब कर दिया, मार्केट में शेयर के रेट कम हो जाएंगे। तो पीएनएल ऐसा रिजर्व है जिससे डिविडेंड जब चाहे तब जितना चाहे दिया सकता है, तो वो ज़्यादा फ्री। लेकिन जनरल रिजर्व से डिविडेंड देना अलाउड तो है, और उसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो भी हम किसी एक चैप्टर में पढ़ेंगे। कंपनी जनरल रिजर्व से कितना डिविडेंड दे सकती है, कब दे सकती है, वो भी कुछ कहा गया, मैं बताऊंगा आपको भी वो क्यों पढ़ाऊं। जनरल रिजर्व से डिविडेंड कब दे सकती है और कितना दे सकती है, इस दोनों पर रिस्ट्रिक्शन है, पर दे सकती है ये बात तय है। तो जनरल रिजर्व इज आल्सो फ्री और डिविडेंड, लेकिन कब और कितना उस पर कुछ लिमिटेशंस हैं। अब बताओ, मेरे पास, मैं कंपनी का अकाउंटेंट, मेरे पास जनरल रिजर्व भी है जो कि थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, और पीएनएल भी है जो थोड़ा पूरा ही फ्री है भाई, तो मुझे मौका मिलते ही दोनों में से पहले किसको यूज करना चाहिए?
रिस्ट्रिक्टेड वाले को पहले यूज करूं या फ्री वाले को पहले यूज करूं? ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, पर ये थोड़ा कम फ्री है, ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, तो बताओ मुझे किसको पहले यूज करना चाहिए? थोड़े रिस्ट्रिक्टेड वाले को पहले यूज कर लेना चाहिए ना, कि मैं जनरल रिजर्व पहले यूज कर रहा हूं और पीएनएल बाद में। बाकी कंपनी की तरफ से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप पहले क्या यूज करो। कंपनी से तो बोलता है फ्री रिजर्व में से कुछ भी कर लो, आप पहले एग्जाम में पीएल भी यूज करोगे तो वैसे इस पर लॉ गलत नहीं होगा, पर कंपनी के हिसाब से गलत होगा। कंपनी के लिए क्या बेनिफिशियल है? पहले जनरल रिजर्व को यूज करे के बाद सबसे लास्ट में यूज करना चाहिए पीएनएल को, क्योंकि पीएनएल सबसे ज्यादा फ्री है, उसको फ्री बनाए रखना चाहिए ताकि कंपनी को फ्यूचर में यदि प्रॉफिट ना हो, लॉसेस हो, तो कंपनी फ्रीली डिविडेंड दे पाए, अपनी डिविडेंड की रेट को मेंटेन कर पाए। जनरल रिजर्व से तो मैं बता दूं 10% से ऊपर डिविडेंड देना अलाउड ही नहीं है। और कंपनी डिविडेंड देती रही थी 16%, 16%, 16%, और इस साल कंपनी में प्रॉफिट है ही नहीं है, बहुत कम है, और इस साल 16% नहीं दिया तो मार्केट रेपो बिगड़ जाएगा। अब रिजर्व से दोगे तो क्या होगा? क्या दे पाओगे? 10, वही रेट डाउन चला गया। और पीएल यदि आप पीएल बचा के रखते तो, पुराना पीएल बचा के रखते तो 16 दे सकते थे। तो क्या बेहतर है कंपनी के लिए? एक्ट नहीं कहता, लेकिन प्रैक्टिस क्या बोलती कंपनी के लिए बेनिफिशियल है कि रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व को पहले उसका लेना चाहिए और फ्रीजर को बचाए रखना चाहिए। इसलिए मैं जनरल रिजर्व पहले यूज कर रहा हूं और पीएनएल बाद में। ये क्वेश्चन आपका अच्छा था, ये इस जगह एक्सपेक्टेड था, आना चाहिए था। बेटा मेरे पास तो ये सब दिमाग में पहले से होता है, पर मैं चाहता हूं कि पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आए, कोई तो पूछे, तो इसलिए हमने रिजर्व को पहले यूज किया और पीएनएल को फ्री रहने दिया। ये हो गया। अब हमने जनरल रिजर्व से सेटअप कर ली प्रीमियम और जनरल रिजर्व से ही सीआरआर बना दिया। अब लास्ट एंट्री करनी है पेमेंट की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। बेटा हमारा पेमेंट कितना था? 1,10,000 ड्यू है। ये 1,10,000 ड्यू है फॉर 1000 शेयर, पर हम पेमेंट किसका कर पाए हैं? 950 का ही पेमेंट कर पाए। 950 इंटू 110, 950 शेयर को पेमेंट करना है 1000 शेयर्स में से। 950 इंटू 110, 110 रुपये हम दे रहे हैं ना पर शेयर, तो 1 लाख 950 शेयर्स पे ही पेमेंट। आपने ड्यू कितने पे किया था? ये ड्यू किया था 1,10,000। अभी कई बच्चों को ये अमाउंट समझ में नहीं आ रहा है। 1,10,000 ड्यू किया था 1000 शेयर पर, तो 950 शेयर्स पे कितना? ऐसे आ जाएगा। वैसे बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी कुछ बच्चों को एकदम से ब्लैंक हो गया कि सर कहाँ से आ गया 1,04,500। उनको मैंने बता दिया, यानी 950 शेयर्स पर 110 रुपए से पेमेंट किया है 1,04,500। ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमने पेमेंट कर दिया प्रेफरेंस शेयर को। अब जो बच गया देना, वो प्रेफरेंस शेयर के अकाउंट में पड़ा है, वो बैलेंस शीट में जाएगा एज ए करंट लाइबिलिटी, क्योंकि जैसे ही वो मांगने आएगा उसे ये अमाउंट देना पड़ेगा। वो कंपनी की क्या होगी? करंट लाइबिलिटी। जैसे ही मांगने आएगा देना पड़ेगा। तो जो अनपेड अमाउंट है वो करंट लाइबिलिटी नहीं। पूरे अमाउंट से एंट्री क्यों करें जब पेमेंट हुआ ही नहीं? तो जब पेमेंट हुआ ही नहीं 50 शेयर का, तो पेमेंट करके मैं पहले पेमेंट की एंट्री दिखा दूं और फिर रिवर्स एंट्री क्यों मारूं बेटा? तो बेहतर है कि 950 की ही पेमेंट की एंट्री दिखा दो। एक्चुअल प्रैक्टिकली तो पहले 1000 का चेक गया होगा और बाद में 50 का चेक आया होगा। अनुज बेटा आप प्रैक्टिकली सही बोल रहे हो कि पहले 50 वाले को चेक जाएगा और जब पता पड़ेगा कि उसका एड्रेस पता नहीं है, वो वापस आ गया, तो फिर रिवर्स एंट्री मारेंगे। लेकिन एग्जाम में हम ऐसा नहीं करेंगे बेटा। बोलिए। होता होगा ना, बिल्कुल 7 साल 8 साल क्या होता है गवर्नमेंट के, कि 7 साल तक नहीं आया तो पैसा गवर्नमेंट का हो जाता है, वो तो बात की बात है। पर वो हमारे सब्जेक्ट मैटर नहीं है। हमें अभी तो डाल देना है प्रेफरेंस होल्डर में। 7 साल तक नहीं आएगा तो वो मनी का क्या होता है, वो तो कंपनी ला का इशू है, और हमें तो अभी एंट्री उसकी जरूरत नहीं है करने की। अभी एंट्री क्या करें? हमने अभी उसको अनपेड छोड़ दिया, और अनपेड छोड़ने की कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, बस अनपेड है तो है, हो जाएगा बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में। ठीक है, ये था हमारा एक इजी क्वेश्चन। मेरे ख्याल से तो इजी था। ओहो, और इजी कराता हूँ फिर तो मैं। यदि ये इजी नहीं था तो फिर मैं और इजी क्वेश्चन कराता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं, अभी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और मैं फिर होमवर्क पे अभी स्टिक रहता हूँ। यदि ये क्वेश्चन आपको इजी नहीं लग रहा है तो
अगला क्वेश्चन होमवर्क में है आपका, सेकंड होमवर्क में दिया मैंने आपको। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का है, सेम क्वेश्चन है पहले जैसा। बेटा अपर लेवल लीजिए, आप बोल रहे हैं पर हमारे इधर फेस टू फेस बच्चों को अभी पहला क्वेश्चन ही अपर लेवल लगा है, तो आप कैसी बात करते हो सर अपर लेवल आ जाओ। बोनस शेयर की एंट्री मैंने अभी नहीं बताई, बोनस शेयर की एंट्री बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, अभी हमारा वो नेक्स्ट चैप्टर ही बोनस इशू है। तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं। अब क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड इजी वाला है, और मैं आपकी डिमांड पर इजी वाली क्वेश्चन करा रहा हूँ, होमवर्क की करा रहा हूँ। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी है ए लिमिटेड की 31 मार्च 15 की। इधर इसकी जो इश्यूड कैपिटल है 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच रुपीज 7.5 पेडअप हैं, और इसके, अरे ये तो बोनस शेयर का क्वेश्चन आ गया, यहाँ कैसे आ गया बोनस शेयर, कैपिटल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन 6 देखिए, या फिर इजी क्वेश्चन मन से बनाऊं मैं, इजी क्वेश्चन मन से बनाऊं फिर, लिखो मैं मन से बनाता हूं फिर। एग्जाम्पल, एट परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम 750, जनरल रिजर्व 2 लाख, P&L 420, इक्विटी प्रीमियम ₹70, और redemption of above preference shares company will sell
Its investment of rupees 90,000 8 rupees 75,000 will issue sufficient equity shares of rupees 100 at par after retaining profit, that is free reserve, of rupees 30,000. ठीक है, तो लग रहा था कि वो क्वेश्चन आपको मतलब इजी लगेगा, कोई बात नहीं, जब तक आप नहीं कहोगे तब तक हम होमवर्क की बेसिक करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद क्लास वर्क शुरू करेंगे। तो 750 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व 2 लाख का है, पीएनएल 420 का है, सिक्योरिटी प्रीमियम 70 की है, और कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए 90 वाले इन्वेस्टमेंट 75 पे बेचे, और कंपनी ने सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू किए हैं 100 वाले एट पार आफ्टर रिटेनिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000। ये क्वेश्चन हो गया। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं। सॉल्यूशन, वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड ये दिए हुए हैं या निकालने पड़ेंगे? क्योंकि सफिशिएंट इक्विटी शेयर इशू करना है तो सफिशिएंट मतलब जितने आपको आवश्यक हो उतने ही करो, न ज़्यादा न कम, हमें नंबर ऑफ शेयर। और क्वेश्चन कुछ नहीं कहा तो सेक्शन 130 मैंने बोल ही दिया अप्लाई होगा। अब होमवर्क करा रहा हूँ इसलिए वो सेक्शन 130 के एजम्पशन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम रुपीज 750, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम 750 इस, इसमें से हमें क्या पता है और क्या निकालना है? रिडम्पशन आउट ऑफ क्या पता है? आउट ऑफ फ्रीजर पता है, तो ये आ जाएगा बैलेंस आउट ऑफ फ्रेश इशू। ये पता नहीं जो हमें निकालना है, जो पता है वो घटा दो तो बचा हुआ नो निकल जाएगा। तो रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू ये आ जाएगा बैलेंस फिगर, रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ये आपका होगा बैलेंसिंग फिगर। कितना रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू होगा, आउट ऑफ फ्रीजर होगा? तो पहले लिख लो आप। अब फ्रीजर हमारे पास है कितने बेटा? 2 लाख का जनरल रिजर्व भी फ्री है, पीएनएल भी 420 फ्री था, पर 420 में से कितना तो लॉस आ गया इन्वेस्टमेंट पर 15 का, तो 2 लाख प्लस 4 20 कितना हुआ? 6 लाख। 2 लाख तो जनरल रिजर्व प्लस 420 का पीएनएल माइनस 15 क्या है? लॉस ऑन, ये लॉस गया पीएनएल में, इससे पीएनएल क्या हो गया? अच्छा कितना बचाए रखना है इसमें से? 30 तो बचाए रखना है प्रॉफिट रिटेन, 30 रिटेन, तो बताओ कितना प्रॉफिट अवेलेबल है? 575 का फ्रीजर अवेलेबल है रिडम्पशन के लिए, तो 575 का तो हम यूज कर लेंगे रिडम्पशन में, बच गया 175 कम पड़ रहा है, तो 175 के
फ्रेश इशू के अरेंजमेंट के लिए 100 रुपीज़ वाले 1750 शेयर्स इशू करेंगे, 1750 शेयर्स इशू करेंगे। हो गया? इसकी एंट्री करके बता दूं? चलो पहली एंट्री 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट ₹750 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 750। ये एंट्री हो गई मनी ड्यू करने की, फ्रेश इशू की। अच्छा इन्वेस्टमेंट भेज दो। इन्वेस्टमेंट 75 में बिके, लॉस जो बैलेंसिंग फिगर है 15,000 वो गया पीएनएल की डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट 90,000। 90 के इन्वेस्टमेंट 15 के लॉस पे बिके, ये हमने एंट्री पास कर दी इन्वेस्टमेंट बेचने की। 15 का लॉस गया पीएनएल में, इससे पीएनएल कम हो गया। फिर फ्रेश इशू की एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 1750 शेयर मतलब 175 का फ्रेश इशू आया टू इक्विटी शेयर कैपिटल 175, ये आ गया फ्रेश इशू फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब जनरल रिजर्व से निकाल लो 2 लाख पूरा पूरा, और पीएनएल से पीएनएल में कितना था कुल 420, पीएनएल कितना था 4, उसमें से 15 क्या गया था लॉस, और 30 हमने पीएनएल बचाए रखा था। कितना लेंगे पीएनएल से 420 में से 15 का लॉस गया और 30 हमने बचाए रखा, कितना पीएनएल बचा 375 का पीएनएल ही यूज करेंगे हम सीआरआर बनाने के लिए। और ये रिडम्पशन चूंकि फ्रीजर से है तो इसको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा 575 का रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रीजर है। और लास्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयरहोल्डर बैंक, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर टू बैंक एंट्री होगी 750 की। ये लास्ट एंट्री कर दी पेमेंट की प्रेफरेंस शेयरहोल्डर बैंक। कौन सी? मतलब शेयर केबल को सीआरआर में डाल दें ऐसा? अरे जो हमको रुपया प्राप्त हो गया शेयर कैपिटल, वो हमारा रिजर्व है क्या? तो सीआरआर में कौन सा अमाउंट जाता है इस फ्रीजर को रिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए? तो शेयर केबल तो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये तो क्वेश्चन ही मुझे समझ में नहीं आया कि ये शेयर केबल को आप रिजर्व में डालना की बात कर रही हो, तो शेयर केबल तो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है, वो तो हाईली रिस्ट्रिक्टेड, एक बार शेयर केबल में गया तो कंपनी में रहेगा हमेशा, उसको हम रिस्ट्रिक्टेड से रिस्ट्रिक्टेड में क्यों डाल रहे हैं? वो कोई रिजर्व है क्या? पहली बात तो सीआरआर कहाँ से बनता है? फ्रीजर से। सीआरआर कहाँ से बनता है? फ्रीजर से। तो शेयर केबल से सीआरआर कैसे बन सकता है? शेयर केबल खुद रिस्ट्रिक्टेड है। प्रेफरेंस शेयरहोल्डर बैंक। चलिए आज टाइम हो गया, 10 मिनट बचा है, पर मैं 10 मिनट का आपको ब्रेक देता हूँ। और अब मैं कल और बेसिक कराऊंगा, उसके बाद ही हम क्लास वर्क शुरू करेंगे। बेटा थोड़ा ध्यान रखें सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ग्रुप में खड़े न रहें। थोड़ा सा नीचे भी जब खड़े रहे, जहाँ भी कैंटीन में वॉशरूम के बाहर, तो थोड़ा ग्रुप में ना खड़े रहें, थोड़ा दूर खड़े रहें बेटा। अभी आप ऐसा मान ही नहीं रहे कि कोविड या कोई कोरोना जैसी चीज़ चल रही है बेटा, वो गलत बात है। सारे समझदार बच्चे इस बात का ध्यान देंगे, डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। मैं कल बता दूंगा, थोड़ा आज जल्दी में हूँ।